स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन यानी कि एनसीआर जो सिंबल है उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे और उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। आज हम उनके ऊपर वर्डिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एनसीआर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक हों तो उनको कैसे डील करते हैं, वो समझने के लिए आपको आज का लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम सारे के सारे वर्ड्स प्रॉब्लम लेने वाले हैं और एक से एक बढ़िया क्वालिटी के, समझो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लिखिए पहला सवाल। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन a team of three boy and four girls can be formed from five boy and five girls. बच्चों, इसमें आप लोग अगर एक चेंज करेंगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा कि भाई परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। हालांकि पिछले 2 लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चों ने फिर भी बोला कि सर समझ में अभी भी नहीं आ रहा है सही प्रॉपर तरीके से कि कहाँ एनपीआर यूज करना है और कहाँ एनसीआर करना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर एनसीआर ही यूज करना है। और एक बार सिलेक्शन करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की हैं क्या आपको उनको अरेंज भी करना है या केवल सिलेक्शन करना है। अगर अरेंज करना है तो जो सेलेक्ट किए हैं उनको उतने ही फैक्टर्स से आप अरेंज कर लेंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। और अगर केवल सिलेक्शन करना है तो एनसीआर ऑफ कोर्स यूज होने वाला है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉय एंड 4 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 बॉय एंड 5 गर्ल्स। एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉय आने चाहिए, 4 गर्ल्स आने चाहिए। जो अवेलेबल हैं वो 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, टीम बनानी है। तो इसका आंसर आप लोग क्या बोलोगे? यहाँ पर परमुटेशन हो रहा है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है? बताइए। कॉम्बिनेशन हो रहा है। केवल आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनको अरेंज नहीं करना। अगर इसमें आपको अरेंज भी करना होता, जैसे मान लो ऐसे बोल देता, इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज 3 बॉय एंड 4 गर्ल्स इन रो आउट ऑफ 5 बॉय एंड 5 गर्ल्स। तो पहले क्या करते? पहले बॉय को और गर्ल्स को सिलेक्ट करते, जो सिलेक्शन हुआ फिर उनको अरेंज करते, तो फिर अरेंजमेंट होता। अभी तो क्या बोला, सिलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो क्या आंसर हुआ? अब आप मुझे बताओ, 5 बॉयज में से 3 बॉयज को आप कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हो? 5C3 इंटू 5 बॉयज में से 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, 5C4। तो कितना आ गया आंसर? 5C3 इज 10 और 5C4 इज 5। देखो 5C3 और 5C2 एक ही बात है, कल हमने पढ़ा था ना, वापस से लिख लेते हैं। 5C3 इज 5C2 है कि नहीं, और 5C4 इज 5C1। क्यों? क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो 5C2 को आप इजीली लिख सकते हो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, और NC1 तो N होता है तो 5 हो गया ये। तो सीधा सीधा कितना आ गया? 50 आ गया। देखियो, यही आंसर है। लेकिन अब अगर इस क्वेश्चन में हम एक छोटा सा चेंज कर दें, एक छोटा सा चेंज,
कि इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, ये तो टीम तो फॉर्म कर ली। अब इसमें आल्सो फाइंड, अलग से लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता कि इन हाउ मैनी वेज कैन, इन हाउ मैनी वेज कैन दीज बॉय एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स सेलेक्टेड, दीज से मतलब है सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट कर लिया आपने, सेलेक्टेड बॉय एंड गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन ए रो, या कैन बी सेटेड इन ए रो, कैन बी सेटेड, क्योंकि अरेंज वर्ड तो वो यूज करेगा ही नहीं, अरेंज करते साथ तो समझ में आ जाता है कि एनपीआर ही करना है, मतलब तो अरेंजमेंट ही करना है, तो बोल देगा कैन बी सेटेड इन ए रो। अब जो लोग आपने सेलेक्ट किए उनको आपको एक रो में बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर था तब क्या हो जाता, पहले तो आपने क्या किया, 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट किया, फिर 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया, टोटल 7 पर्सन्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। उन 7 पर्सन्स को आपको एक रो में अरेंज करना है, तो इनटू क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल, मतलब जो सेलेक्ट हुए उन्हीं का अरेंजमेंट। आ रही कि नहीं बात समझ में? क्लियर है ये क्वेश्चन? ऐसा ही एक सवाल करके दिखाइए। कैसे? नहीं, 5p3 और 5p4 नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा 5p3 का कि आपने केवल 5 बॉयज में से 3 बॉयज को लेके पहले उनको अरेंज किया, और 5p4 गर्ल्स को अरेंज किया, 4 गर्ल्स को, जबकि होना क्या था कि जो टीम बन गई है 7 लोगों की उनको अरेंज करना है। नहीं, यस यस, क्लियर हो गया? मतलब आज आप लोग जो हैं क्वेश्चंस आंसर देने की कोशिश करो अपने आप से, ठीक है? क्वेश्चन को समझो, भले ही गलती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को मीनिंग को समझो और उसमें आर्ग्यू करो कि सर ये हमारा गलत क्यों है, तभी आप लोग सीखोगे। क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि नहीं सर यहाँ तो अरेंजमेंट होना चाहिए था, आपने केवल सी यूज किया या मैंने सी यूज किया तो मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो तब जाके चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 different consonants, there are 10 different consonants, 10 different consonants and 4 different vowels, and 4 different vowels, 10 different consonants and 4 different vowels, ठीक है? हाउ, इन हाउ मैनी वेज, ये बल्कि ऐसे लिखो, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 different consonants, using 3 different consonants and 2 different vowels, using 3 different consonants and 2 different vowels। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या लग रहा है क्या होगा इसमें? अरेंजमेंट है कि कॉम्बिनेशन है कि केवल कॉम्बिनेशन है? अरेंजमेंट है। इसका मतलब आपको सेलेक्ट करके अरेंज करना है। समझे नहीं समझे? देखो इसने ये बोला कि आपके पास 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं, 4 डिफरेंट वोवेल अवेलेबल हैं, आपको 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिनमें 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वोवेल हो, 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वोवेल हो, ऐसे ही बोला ना सवाल में। अगर केवल क्वेश्चन में ये पूछता कि हम 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट और 4 डिफरेंट वोवेल में से कितने तरीके से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर 10C3 × 4C2 हो जाता। होता कि नहीं होता? लेकिन
अभी जो आपने सेलेक्ट किया है उनसे आपको वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स बोले तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स बनेंगे ना, तो मतलब सेलेक्ट करके आपको उनको अरेंज करना है। तो अब देखो कितना आएगा, देखो पहले आपने क्या किया, 10 में से 3 कॉन्सोनेंट चूज किए 10C3 तरीके से। उसके बाद आपने 4 में से 2 वोवेल चूज किए, और जो 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं उनमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल होने चाहिए ना। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनमें से आपको 3 कॉन्सोनेंट चूज करने पड़ेंगे और 2 वोवेल चूज करने पड़ेंगे। तो वोवेल टोटल 4 हैं आपके पास, 4 में से 2 को चूज करना पड़ेगा ना। अब आपने 5 लेटर चूज कर लिए हैं। अब उन 5 लेटर चूज करने के बाद जिसमें 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल है, तो अब आपसे सवाल पूछा कि वर्ड्स कितने बनेंगे, तो कितना हुआ 5 फैक्टोरियल बाई 5। देखो 5 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, आपने 5 लेटर चूज कर लिए तो सिलेक्शन हो गया आपका, यहां तक सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद अब आपके पास ये 5 आ गए, ये 5 डब्बे हैं, 5 ही लेटर अवेलेबल है जो आपने सेलेक्ट करे हैं। तो इसको 5 तरीके से, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा 5 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसमें अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर दे, ट्विस्ट बाद में करेंगे, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हाँ ठीक है। अब अगर ट्विस्ट ये करें इसमें हम कि भाई सवाल ये पूछे कि आपको 5 लेटर वर्ड बनाने हैं यूजिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स, बट इन ईच वर्ड वोवेल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। वोवेल साथ में रहेंगे, कॉन्सोनेंट साथ में रहेंगे, जितने भी वर्ड्स बनेंगे। अगर ऐसा बोल देता तो क्या आंसर बोलते आप लोग। देखो उस केस में आप क्या करते कि सेकंड सवाल तो समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भाई आपने 3 तो कॉन्सोनेंट लेने हैं और 2 वोवेल लेने हैं। जब आपका वो सिलेक्शन हो जाए तो जो वर्ड्स बनेंगे उन वर्ड्स में वोवेल्स एक साथ रहेंगे और कॉन्सोनेंट्स एक साथ रहेंगे। तो मैंने क्या किया, ये कॉन्सोनेंट्स आ गए C1 C2 C3, और जो वोवेल्स हैं उनका नाम रख लिया V1 V2, 2 वोवेल आए थे। अब ये साथ में रहेंगे, ये साथ में रहेंगे, तो इनको टाई कर दिया एक जगह, एक रस्सी से बांधा और एक बॉक्स में रख लिया, इनको भी रस्सी से बांधा एक बॉक्स में रख लिया। तो अब मेरे पास 2 डिफरेंट बंदे हैं, एक ये बॉक्स है एक ये बॉक्स है। तो देखो सिलेक्शन तो वैसे ही हुआ, आप उनको सेलेक्ट करके ले आए हो, अब उसके बाद अरेंजमेंट होना है। तो इन टू, देखो इन 2 बॉक्सेस का तो हुआ 2 फैक्टोरियल, ये बॉक्सेस का हुआ इन टू। ये तीनों कॉन्सोनेंट बॉक्स के अंदर रहते हुए भी आपस में तो इंटरचेंज कर सकते ना, तो इनका अंदर अरेंजमेंट हो सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से, और जो वोवेल्स हैं ये भी अंदर की तरफ अरेंज हो सकता है इनटू 2 फैक्टोरियल तरीके से। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। फिर समझो, देखो आप क्या किए, 10 कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल में से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल सेलेक्ट करके आपने अलग कर लिया। ये तो वो नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे आपने 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल सेलेक्ट किए, केवल सिलेक्शन हुआ। अब आप 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल के साथ खड़े हैं। अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड, तो बाकी क्या हुआ पहले भूल जाओ। अब आपके पास जो 5 लेटर्स हैं टोटल, उन 5 लेटर्स में टोटल 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वोवेल है। सवाल यहां से शुरू होता है। अगर कोई कंडीशन नहीं और ये पूछा कि भाई इनसे 5 लेटर वर्ड कितने बनेंगे, तो 5 फैक्टोरियल होगा ना आंसर। कोई कंडीशन नहीं है तो 5 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन अगर ये पूछा कि जो 5 लेटर वर्ड बनेंगे उनमें दोनों वोवेल एक साथ रहते हैं और तीनों कॉन्सोनेंट एक साथ रहते हैं, तो कितने बनेंगे। तो 3 फैक्ट, जो तीनों कॉन्सोनेंट एक साथ रहते हैं उनको एक साथ कर दिया। मैंने आपको बताया था जब एक साथ रहने वाली बात आती है तो उनको टाई करके रस्सी से बांध के एक बॉक्स में रख दो, दूसरे को भी बॉक्स में डाल दिया, तो ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, या तो पहले ये आएगा या तो ये पहले आएगा। अब लेकिन ये अंदर के अंदर तो C1 C2 C3 C1 C3 C2 C2 C1 C3 C2 C3 C1 6 तरीके से तो ये आ सकते हैं ना। अंदर के अंदर साथ रहते हुए भी ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और जो 2 बंदे हैं ये भी साथ रहते हुए अंदर के अंदर 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो इंटू 2 फैक्टोरियल इसकी वजह से हुआ। अब भी नहीं समझे, एकदम क्लियर है। अब मान लो एक और ट्विस्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन में। अब क्या ट्विस्ट कर सकते हैं,
भाई मान लो ये पूछ लिया कि आपने ये 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल सेलेक्ट कर लिए, लेकिन जो वोवेल है ना उन्होंने बोल दिया भाई हम तो साथ में नहीं बैठेंगे, हम नहीं साथ में रहेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया वो एक अलग बात है, ठीक, तो अब हम साथ में नहीं बैठेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, 2 ही वोवेल सेलेक्ट किया हमने, जो 2 वोवेल हमने सेलेक्ट किया वो साथ में नहीं है, साथ में नहीं बैठेंगे, इसका मीनिंग ये है। तो देखो आपने क्या किया, पहले 10C3 तरीके से 3 कॉन्सोनेंट चूज किए, 4 में से 2 वोवेल चूज किए। अब इसके आगे का कार्यक्रम शुरू होता है, वो 5 लेटर सेलेक्ट हो गए आपके, उनमें 2 वोवेल है, लेकिन वोवेल्स ने बोल दिया भाई हम साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। अब वोवेल साथ में नहीं रहेंगे मतलब ऐसे समझो कि जैसे 5 बंदे सेलेक्ट कर लिए और उन 5 बंदों में रितेश ने और महेश ने बोल दिया कि भाई हम तो सर साथ में नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब बाकी जो 3 बंदे हैं उनको पहले बैठाएंगे ना हम, तो उन 3 को बिठाएंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। ये देखो 1 2 3, ये 3 बंदे बैठ गए, इन तीनों को 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठा लिया। अब इनके बीच में गैप देखो 1 2 3 4, 4 गैप है। अब इन 4 गैप में से आप कोई भी 2 गैप चूज करके महेश को और रितेश को बिठा दो। 4 गैप में से 2 गैप चूज किए और उन 2 गैप्स में इनको बिठा दो। या अगर ये बात कम समझ में आई हो, आनी चाहिए, लेकिन अगर कम आई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले वो 3 बंदों को बिठाया जो अच्छे बच्चे थे, इनटू, इसका मतलब ये नहीं कि रितेश और महेश अच्छे बच्चे नहीं है, बस उन्होंने ये बोला कि हम साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक। तो ये जो 1 2 3 4 गैप हैं, अब इन दोनों बंदों बच्चों के लिए इन चारों में से एक के पास 4 चॉइस है और एक के पास 3 चॉइस है, तो आप इंटू 4 इंटू 3 भी कर सकते हो, बात एक ही है, आंसर वही आता है 4P2। 4P2 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। बोला समझे कि नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन और ट्विस्ट करे इसमें, क्या ट्विस्ट होगा अभी बताइए। अगर ये बोला नहीं अल्टरनेट वाली पोजीशन वाली बात इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि अल्टरनेट होने के लिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की संख्या इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो आएंगे नहीं ना अल्टरनेट। एक ही केस बनेगा अल्टरनेट का कि पहले कॉन्सोनेंट को बिठा दो तीनों को और उनके बीच में 2 जगह पे वोवेल डाल दो, समझे। मतलब अगर ये बोल दिया कि द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट, तो आप क्या करो, पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को बिठा दो। अब वोवेल्स के पास 4 चॉइस नहीं है, 2 ही चॉइस है, यहां और यहीं आएगा बस, समझे नहीं। अब यहां नहीं बिठा सकते आप उनको वोवेल्स को, तो अल्टरनेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, 2 वोवेल थे ना, तो एक वोवेल को यहां डाल दिया दूसरे को यहां डाल दिया, हो गया अल्टरनेट। और कुछ चॉइस है, बस खाली V1 V2 जगह V2 V1 कर सकते हो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंसर लिख लो पहले इसका अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि इन हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर एंड वोवेल्स आर टुगेदर। सेकंड क्वेश्चन ये था। इन हाउ मैनी ऑफ द अबोव वर्ड्स, अबोव लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, पहला क्वेश्चन कर चुके ना उसके पहले। तो इन हाउ मैनी ऑफ द अबोव वर्ड्स वोवेल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है। एकदम ओपन माइंड से करो इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल ऐसा मतलब लोड लेके नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। हर दिन जो है ना क्वेश्चंस जिस तरीके से क्लास में किए जा रहे हैं वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि आप जो है ना हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ों को कनेक्ट करो अपने पिछले दिन से, और हर दिन जो है कुछ नया सीखो। मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट जो धीरे धीरे 1-1% हो रहा हो भले पर डे, पर वो होना चाहिए।
डे वन हम ये सवाल सारे नहीं कर सकते थे, लेकिन अब करने की स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है, कल 2 डीपीपी डिस्कस होंगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। आज नहीं किया सब लोगों ने, हाँ तो कल तक कर दो। ठीक है, कल 2 डीपीपी डिस्कस होंगे और ए सेक्शन पूरा, क्योंकि अब आप लोग ए सेक्शन करने की स्थिति में पहुंच गए हो। चलिए लिखिए, देयर आर, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 7 मैरिड कपल्स, देयर आर 7 मैरिड कपल्स, 7 मैरिड कपल्स। There are 7 married couples. In how many ways? In how many ways mixed double tournament can be held? In how many ways a mixed double tennis tournament? पहले लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद समझा दो इसका मीनिंग क्या है। A mixed double tennis tournament लिख लिया। Can be held if no two husband and wife, if no two husband and wife participate in the same game, participate in the same game, if no two husband एंड वाइफ पार्टिसिपेट इन द सेम गेम। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि भाई 7 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि ये H1, H2, H3, ये समझो H1W1, H2W2, H3W3 और H7W7। ठीक है, W7, ये 7 मैरिड कपल्स हैं। एक मिक्स्ड डबल टेनिस टूर्नामेंट होना है, उसमें क्या रहता है कि एक तरफ एक मेल फीमेल, दूसरी तरफ भी एक मेल एक फीमेल, ऐसे मिक्स्ड डबल उसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें ये पूछा कि कितने तरीके से ये टूर्नामेंट किया जा सकता है, यानी कि टीम बनानी है, ताकि हर एक गेम के अंदर जो 2-2 लोग सेलेक्ट, मतलब 2 मेल 2 फीमेल हो गए, तो जो हस्बैंड आएगा उसकी वाइफ नहीं आएगी, या जो वाइफ आएगी उसका हस्बैंड नहीं आएगा। तो नो टू हस्बैंड एंड वाइफ आर इन द सेम गेम। समझे नहीं समझे? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये है कि अगर H1 सेलेक्ट हो रहा है तो W1 फिर उस गेम में नहीं है, अगर W2 सेलेक्ट हो रही है तो H2 उस गेम में नहीं है। क्लियर हो गया? तो कैसे होगा अरेंजमेंट बताओ? हाँ नहीं, साथ नहीं, उस गेम में ही नहीं है, अपोजिट भी नहीं खेलेंगे, साथ में भी नहीं रहेंगे, उस गेम में ही नहीं है। समझ में आया सवाल? मतलब जैसे H1W1 और H2W2 ये हैं, तो ऐसा वो एक गेम में होंगे ही नहीं। अगर H1 है तो W1 ना तो उसकी साइड है ना उधर की साइड है। समझे नहीं समझे? उस गेम में ही नहीं है वो। नो टू हस्बैंड एंड वाइफ आर इन द सेम गेम। कोई भी 2 हस्बैंड वाइफ जो है ना, 2 बंदे हस्बैंड वाइफ जो हैं वो सेम गेम में नहीं होंगे, ना इधर सेम साइड नॉर अपोजिट साइड। फिर सोचो, सोचो। नंबर ऑफ गेम्स तो नहीं पूछा है, ठीक है। वाई 7C6 नहीं, यस यस। देखो आप क्या करो, इन 7 हस्बैंड में से कोई भी 2 हस्बैंड चूज कर लो, तो वो 7C2 तरीके से चूज किए जाएंगे।
एग्री है, यानी कि 2 मेल चूज हो गए हैं। जो मेल चूज हुए, मान लो कि वो 2 बंदे जो सिलेक्ट हुए वो उनके नाम H1 और H2 है, तो बस इनकी वाइफ नहीं आएंगी अब उस गेम में, तो बाकी बच गई 5 वाइफ। 5 में से 2 चूज कर लो 5C2 तरीके से। समझे नहीं समझे? या ऐसा भी हो सकता था कि पहले आप W1 W2 कर लो, क्योंकि गेम तो सबको खेलना है उनको, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा केस भी बनेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, H1 H2 को सिलेक्ट किया, तो W1 और W2 सेलेक्ट ही नहीं हुए। W1 W2 सेलेक्ट ही नहीं हुए ना, क्योंकि H1 H2 सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि 7C2 तरीके से मान लो W1 W2 वाले सेलेक्ट हो गए, तो इंटू 5C2 हस्बैंड्स के लिए आ जाता फिर। समझे नहीं समझे? तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब ये H1 H2 यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि W1 W2 ले चुके हैं। तो ये 2 केस होंगे इसमें। समझ में आया कि सर के ऊपर से उतर की बात? क्लियर है ना? क्या नहीं समझे? मतलब क्या, खुल के बोलो, क्या नहीं समझा? भाई देखो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज NCR होते हैं। पहली बात तो ये माइंड में सेट करो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r को सिलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज NCR होते हैं। बस इतनी बात अगर दिमाग में सेट बैठ गई, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको, भाई ये 7 हस्बैंड्स हैं, 7 वाइफ्स हैं उनकी, राइट? अब मिक्स डबल होना है, तो सेम गेम में सेम हस्बैंड वाइफ नहीं आएंगे ना, तो इधर दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते, ना ऐसा हो सकता है कि इधर हस्बैंड और उस साइड में उसकी वाइफ चले जाए। मतलब उस गेम में अगर हस्बैंड आया तो उसकी वाइफ नहीं आनी है, ये मीनिंग हुआ इसका। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, पहले 7 हस्बैंड में से 2 हस्बैंड चूज कर लिए, क्योंकि गेम खिलाने के लिए तो 2 मेल चाहिए ना, तो इसका मतलब मुझे 7 में से 2 ही चूज करने पड़ेंगे ना। तो 7 में से 2 हस्बैंड अगर चूज किए, तो वो जो भी चूज होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग उनकी वाइफ तो आएगी ही नहीं ना गेम खेलने के लिए फिर, तो 5 वाइफ बची। और गेम खिलाने के लिए तो 4 लोगों का होना जरूरी है, जिनमें से 2 मेल ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 2 फीमेल चाहिए ना अब, तो 5 फीमेल में से ही 2 फीमेल सेलेक्ट करेंगे। ये किया। या ऐसा हो सकता है कि पहले फीमेल की हो बाद में मेल की हो, तो ये 2 केस बनना है इसमें अलग अलग। अब भी नहीं समझा? पक्का? चलो लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। in how many ways in how many ways in how many ways can a team of in how many ways can a team of 4 boy and 3 girls 4 boy and 3 girls in how many ways can a team of 4 boy and 3 girls be selected out of 5 boys and 5 girls be selected out of 5 boys and 5 girls if a particular boy and one particular girl and if a particular boy and one particular girl refuse to work together क्वेश्चन समझ में आया? देखो, नहीं ध्यान से देखो, ऐसा इतनी जल्दबाजी में नहीं। देखो टोटल 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, है ना? तो मान लो कि ये B1 B2 B3 B4 B5 ये 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है? इन 5 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्शन करना है और
5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का करना है। अगर केवल इतना ही बोलता तो आपका आंसर 5C4 इंटू 5C3 बिल्कुल सही था। लेकिन अब कंडीशन लग गई, इसमें कंडीशन ये लग गई कि एक लड़का, एक पर्टिकुलर लड़का है और एक लड़की है, उन्होंने बोल दिया भाई हम साथ में काम नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो मान लो कि वो पर्टिकुलर बॉय B1 है और वो लड़की जो है वो G1 है। इन्होंने बोल दिया कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक टीम में नहीं आएंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब जो टीम मेकर था, जिनको टीम बनानी है, उन्होंने उनकी ये कंडीशन सुनी ध्यान से और फिर उसी के अनुसार टीम बनाने का फैसला किया। अब टीम देखो कैसे कैसे बन सकती है। पहली ऑप्शन B1 को ले लेते हैं भाई। B1 को ले लिया तो अगर B1 को लिया गया, मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं B1 इंक्लूडेड, B1 इंक्लूडेड, और टोटल बॉय लेने कितने थे? 4। B1 को पक्का ले लिया है तो अभी कितने बॉय और लेने हैं? 3। तो 4 में से 3 बॉय लेंगे। 4 में से अभी 4 बॉय बचे और B1 ले चुके हैं, टोटल लेने ही 4 थे, तो 4 में से अभी 3 और लेने ना, तो 4 में से 3 को लेने के तरीके हो गए 4C3। ये क्या हुआ? जब B1 को ले रखा है, बात समझे? तो 4C3 हो गया। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? अब लेकिन टीम तो पूरी कितने की बनानी? 7 बंदों की बनानी है। अभी 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन चूंकि B1 आ चुका है तो G1 को जैसे ही पता लगा कि B1 आ गया है तो G1 ने मना कर दिया, मुझे तो टीम में जाना ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ठीक है, जो टीम मेकर था उसने बोला ठीक है G1 को तुम साइड में रहो। अब हमें इन 3 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चाहिए, लेकिन गर्ल्स अवेलेबल है 4, तो इंटू 4C3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया। या ऐसा हो सकता है कि जब टीम फॉर्म की जा रही थी तो पता लगा भाई G1 का जो परफॉर्मेंस है, एक टीम बनानी है, मान लो कोई प्रोजेक्ट करना है, तो G1 जो है वो ब्रिलियंट लड़की है और इसको तो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कंडीशन ये है कि G1 B1 साथ में नहीं आ सकते। तो ठीक है भाई, B1 को रिजेक्ट करेंगे यहाँ पर हम। अब G1 को ले लिया, G1 इंक्लूडेड। आई बात समझ में? G1 को ले लिया। जैसे ही पता लगा B1 को ये बात कि भाई G1 को ले लिया गया है, तो B1 बोला भाई मेरा तो कैंसिल है, मैं तो नहीं जा रहा अभी। लेकिन टीम में बॉय तो 4 होने हैं, बचे ही 4, क्योंकि B1 को तो लेना ही नहीं है, तो 4 में से चारों को बोलना पड़ेगा भाई चारों आ जाओ। तो 4C4 एक ही तरीका होगा, 4 बॉय आ गए। गर्ल में G1 ऑलरेडी आ चुकी है और गर्ल्स लेनी है 3, जिसमें 1 आ चुकी है, तो अब आपके पास गर्ल्स बची हैं 4, 4 में से 2 लेनी है, तो 4C2। 4C2 आई बात समझ में? तीसरा केस, जो टीम मैनेजर था जिसने टीम बनानी थी, उसने देखा यार इन दोनों का तो नाटक ही रहता है हमेशा, इन दोनों को ही कैंसिल करो, दोनों को ही नहीं ले रहे। ठीक है, ये भी तो एक केस है। B1 G1 को दोनों को बोला घर में बैठो आराम से, तुम्हें बाद में सोचेंगे इस बारे में, तुम्हें ले ही नहीं रहे। तो अब 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, और 4 बॉय और 3 गर्ल्स लेनी है, तो 4C4 इंटू कोई केस बचा, यही आंसर है। नोट करो। काउंट कैसे करेंगे? वैल्यू मतलब नहीं 1 है वो, तो ये तो सिर्फ सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि हाँ भाई इसको लिया गया है, लेकिन वैल्यू तो आपको ही नहीं की निकली। तो एक ही तरीका है ना कि B1 को लेना है तो इंटू 1 कर ले, अगर ऐसी बात है तो। हाँ, केवल अरे पर्टिकुलर बोला ना, नाम है उनके, नाम है, ये आदित्य है, इसके साथ में किसी लड़के ने मान लो मना कर दिया कि भाई इसके साथ नहीं है, तो वो B1 है। आई बात समझ में? ऐसा है इसका मीनिंग। पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि B1 के साथ कोई इनको नंबरिंग हो रखी है कि B1 के साथ G1 मना करेगी, B2 के साथ G2 मना करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है? किसका अभी आ रहा है एग्जाम्पल, बहुत है इसमें, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। अभी ये चैप्टर खत्म होने में बहुत
बहुत टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाउ मैनी कमिटीज, क्वेश्चन लिखो पहले एक बार सब लोग। हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 6 persons, हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 6 persons कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 6 persons कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 boy and 5 girls, 5 boy and 5 girls, such that in each committee the boys are in majority, such that in each committee the boys are in majority। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन एक और इसमें लिख लो साथ साथ ही। हाउ मैनी कमिटीज आर पॉसिबल, हाउ मैनी कमिटीज आर पॉसिबल इफ, हाउ मैनी कमिटीज आर पॉसिबल इफ at least 2 boys are always there, if at least 2 boys are always there। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है, ट्राई करो। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, 6 लोगों की कमेटी बनानी है। पहला सवाल यह है कि उस कमेटी में बॉय मेजोरिटी में होने चाहिए, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि कम से कम हर कमेटी में कम से कम 2 बॉय होने चाहिए। कम से कम 2। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना? यस मेजोरिटी के लिए बिल्कुल। देखो यस प्लस चॉइस आ रही है। फाइव C1 इज फॉर व्हाट? 5C1 फॉर देखो आपको 5 बॉयज और 5 गर्ल्स में से 6 पर्सन सेलेक्ट करना है टोटल, और उन 6 पर्सन में बॉय जो है मेजोरिटी में होने चाहिए, ऐसा बोला। तो आप ये तो समझ गए कि 6 में कम से कम तो फिर 4 होंगे, 3 पे तो बराबर आ जाते। तो आपने क्या किया, पहले 5 में से 4 बॉयज को लिया और बनाने टोटल 6 लोगों की कमेटी है, तो गर्ल्स में से आप 2 लेंगे। या चॉइस आगे देखो, यहाँ पर प्लस आ गया बीच में। या दूसरा केस, या तो आप 5 में से 5 बॉयज को लेंगे और 1 लड़की को लेंगे, 5C1, बस यही आंसर, या फिर और कुछ बचा नहीं। और ये क्या है, और अगर केवल एक और किसी के मन में चला गया अगली बार फिर प्लस 5C5, तो 6 कैसे हुए? बंदे तो टोटल 6 होने सेलेक्ट, समझे नहीं समझे? तो ये 5C5 जितने मैक्सिमम हो सकते थे ले लिया हमने। ये पहले सवाल का आंसर आपका। वैल्यू निकाल लोगे, 5C4 और 5C1 एक ही बात होती है, 5 हो गया, 5C2 10 होता है, प्लस 5C5 1, 5C1 इज 5, तो 55। ये आपके पहले सवाल का आंसर हो गया। सेकंड अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या बोला है, इन ईच कमेटी एट लीस्ट 2 बॉयज आर ऑलवेज देयर। हर कमेटी में कम से कम 2 लड़के रहेंगे, कम से कम, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से शुरुआत हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो आप क्या करो, कम से कम 2 बोला तो 2 लिए पहले हमने, तो 5C2 ये बॉयज लिए, लेकिन बंदे तो टोटल 6 सेलेक्ट होने हैं, तो गर्ल्स कितने लेंगे, 5C4। या चॉइस आ रही है। देखो अभी ये इतने बढ़िया ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ गए हैं कि इनमें आप FPM और FPA दोनों का यूज एक साथ सीख रहे हो। देखो यहाँ FPM लगा क्योंकि ये एक साथ होना था काम, लेकिन यहाँ पर चॉइस आ रही है। दूसरा काम ये जो हो रहा है, या आपने ऐसा किया होगा
कि आपने 3 बॉयज को लिया और 3 गर्ल्स को लिया, या चॉइस आ गई कि नहीं आ गई, या केस है, ये अलग केस है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो 5C4 इंटू 5C2 या 5C5 इंटू 5C1 आंसर। समझे नहीं समझे, एकदम क्लियर। 8C4 कैसे होगा, देखो 8C4 में, हाँ अगर डायरेक्ट नहीं 8C4 क्यों करेंगे, कम से कम 2 बॉयज चाहिए, तो 8C4 कैसे बता रहा है, दो कौन से गए, अच्छा 2 बॉयज को इनको लेना ही है, लेकिन कौन से 2 को, अरे लेकिन भाई राम श्याम को लिया कि श्याम हनुमान को लिया कि हनुमान रितेश को लिया, मतलब किसको लिया है 2 को, फिर नाम बताना पड़ेगा ना। समझे नहीं समझे, यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम तो थे नहीं कि भाई इन 2 को हटा देंगे, ये दोनों तो लेने ही हैं या नहीं लेने हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको जो 2 छोड़ने हैं वो सिलेक्ट करके छोड़ने पड़ेंगे ना, कौन से 2। यस, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A set A has n elements. A set capital A has n elements. A set A has n elements. Find its total number of subsets. Find its total number of subsets. Find its total number of subsets. देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को सेट थ्योरी में डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में बताया गया था। बताया था कि नहीं बताया था कि भाई अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं, 2 की पावर n। उनमें से जो सेट इटसेल्फ होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और बाकी जो बच गए 2 की पावर n -1 वो सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। और वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि भाई इसका प्रूफ आगे चल के एक चैप्टर में किया जाएगा जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो चैप्टर अभी चल रहा है, तो सही समय है कि उसका प्रूफ कर लिया जाए। अब समझे नहीं समझे, तो अब उसका प्रूफ देखो आप क्या था उसका प्रूफ। जैसे अगर, हालांकि प्रूफ तो इसका एक ही लाइन का है, बट एक हम छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं ताकि फिर वो प्रूफ जनरल वाला भी आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो सपोज करो आपके पास एक सेट है ए और इसमें केवल 2 एलिमेंट हैं, एक 1 और एक 2, या आप चाहो तो a, b भी ले सकते हो, ऐसा a, b, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ भाई इसके आपको सबसेट्स लिखने हैं सारे, तो पहला सबसेट होगा आपका 5 जो नल सेट होता है। उसके बाद आप एक एक को लेके बनाते हो, तो सिंगलटन ए सिंगलटन बी ऐसे ही बना। फिर 2 को लेके बनाते हैं तो ए बी, तो टोटल देख लो आप 4 बन गए कि नहीं बन गए, यही वो सबसेट्स हैं। लेकिन ये तो है कि हमने सबसेट्स लिखने के बाद काउंट किए, लिखे बिना डायरेक्ट आंसर जो आना है, जो रट्टा पड़ा है वो तो आ ही जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर 2। बट वो आया कैसे वो देखो। देखो टोटल 2 सबसेट हैं, सॉरी 2 एलिमेंट हैं, और सबसेट्स जो बनते हैं वो एलिमेंट्स को लेकर ही बनते हैं, और एक सबसेट जो बनता है जो एलिमेंट को नहीं लेकर बनता है, नल सेट। समझे। तो इन 2 में से या तो हम एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो सबसेट बनेगा, 2 में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया यानी कि 2C0, या 2 में से एक को सिलेक्ट करेंगे, या 2 में से दोनों को करेंगे। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? जो 2C0 है इसकी वैल्यू 1 आती है,
और अगर मैं इसको सबसेट के टर्म में बताऊं तो ये 5 की बात कर रहे हैं हम इस वाले एग्जाम्पल में। 2C1 2 आता है, इसकी वैल्यू आती है 2। और इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर इनकी बात करूँ दो कौन कौन से हैं, सिंगलटन ए सिंगलटन बी, यानी कि दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट, यानी कि एक एक एलिमेंट को लेकर बनाए जाने वाले सबसेट्स मीन्स सिंगलटन सबसेट्स, तो वो दो हैं, है कि नहीं। और दो में से दोनों को लेके इसकी वैल्यू एक ही आती है, NCN1 होता है, लिखा रखा है। तो आप देखो इस ये एक ही है A, B, तो ये वो चार सबसेट्स है, इनका सम जो है वो 4 हो रहा है। और ये तरीका है उसका कैलकुलेट करने का। आई बात समझ में। अगर मान लो A में ABC ये 3 टोटल एलिमेंट होते और मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं टोटल इसके, तो इसमें आंसर क्या जाता है 3C0, एक भी नहीं लिया, या एक लिया, या दो दो को लेके बनाएंगे, या तीनों को लेके बनाएंगे, ऐसे ही बनेगा नहीं सबसेट। 3C0 वाला एक ही बंदा है, वो है नल सेट 5। फिर 3C1 की वैल्यू 3 आती है, वो है सिंगलटन सबसेट्स। तीन में से दो दो को लेके जो बनेंगे वो पेयर सेट्स हैं, तीन ही बनेंगे, देख लो। 3C2 की वैल्यू 3 आती है, और AB AC BC ये 3 सबसेट्स बने, और 3C3 1 होता है, यानी कि तीनों को लेके एक ही सबसेट बनता है। आई बात समझ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा टोटल 8, मतलब 1 + 3 + 3 + 1 8। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब अगर मैं जनरल बात करूँ, जो ये एग्जाम्पल है मेरा A = मान लो कि इसमें x1 x2 x3 अप टू xn ये n एलिमेंट्स हैं, और मुझे इसके टोटल सबसेट्स बनाने हैं। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसे पहले जो n एलिमेंट्स हैं इनमें से मैंने एक को भी नहीं लिया, NC0 एक भी नहीं लिया, मतलब ये 5 है। फिर एक एक को लेके बनाएंगे, तो वो बनेंगे NC1 की वैल्यू n होती है, आपको दिख रहा है n एलिमेंट, जो सिंगलटन सबसेट्स बनेंगे वो टोटल n बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। फिर NC2 दो दो को लेके जो बनेंगे, फिर NC3 तीन तीन को लेके जो बनेंगे, और लास्ट में जो NCN जो सबको लेकर बनेगा। अब सवाल आता है कि ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना। अब इसका जो आउटपुट हम आज तक रखते आए हैं 2 की पावर n, वो कैसे होता है कि नहीं। उसके लिए आपको कुछ दिन और वेट करना है। बाइनोमियल थ्योरम 1 + x होल की पावर n का एक्सपेंशन होता है, तो वहां पर हम करेंगे। लेकिन आज मुझे आपको ये सिखाना था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि जेई मेन में पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी 3 अलग अलग सेट्स में, अलग अलग पेपर्स में, मतलब क्या हुआ 17-18 पेपर हो रहे थे अभी तो 3 अलग अलग पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कैसे क्वेश्चन था कि भाई एक सेट है A और उसमें एलिमेंट्स हैं लाइक 2 3 4 5 6 7 ऐसा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा, बट सवाल बताता हूँ क्या था। तो इसने बोला कि टोटल कितने सबसेट्स होंगे कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स, टोटल कितने सबसेट्स होंगे कंटेनिंग 3 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो जब आपको ये बोले कंटेनिंग 3 और मोर, मतलब आपको स्टार्टिंग 3 से करना है। अब इसमें बंदे गिनो कितने हैं, 6 हैं, 2 से शुरू किया है, गजब कर रहे हैं भाई, लास्ट वाले को पढ़ रहे खाली, 1 तो शुरू ही नहीं हुआ। टोटल 6 है कि नहीं। और बोला कि ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, तो मतलब या तो 2 वाले लेंगे, या तो 3 वाले लेंगे, या तो 4 वाले लेंगे, 5 वाले, 6 वाले, ऐसे, तब ये हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अभी अब नोट कर लो।
देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल ईच कंटेनिंग 2 वोवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। टू कॉन्सोनेंट, सॉरी 2 वोवेल, करेक्ट करेक्ट, इट्स मिस्टेक, 2 वोवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 4 लेटर वर्ड बनाना है और जिसमें हर एक में 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट। अगर ये आज का क्लास अभी तक समझ में आई है तो इसका आंसर सबका सही आना चाहिए। 3c2 इंटू 4c2 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 100% करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ये एकदम सही है। हम्म, तो 3c2 तरह की सेलेक्ट कर लिए। नहीं, 3 इंटू 2 नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें केवल वोवेल्स को लेके वर्ड नहीं बनाना ना, तो अरेंज आप कैसे कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना श्वेता बेटा कि आपने क्या किया, पहले 2 बॉक्स में बोला कि इनमें तो वोवेल ही आएंगे और बाकी में बोला इनमें कॉन्सोनेंट ही आएंगे। जबकि सवाल ये था कि जब आप 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास 4 वर्ड्स हो गए। अब इनसे कितने, 4 लेटर्स हो गए सॉरी, इनसे कितने वर्ड बन सकते हैं। तो आप उनको लिखो ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, प्लस क्यों, चॉइस थोड़ी ही है। उसने ये बोला सवाल में, ओ भाई शांत हो जाओ, 3c2 इंटू 4c2 होगा, प्लस थोड़ी होगा 3c2 प्लस 4c2। एक साथ करना, चॉइस नहीं है ना कि या तो आप वोवेल बना सेलेक्ट कर लो या कॉन्सोनेंट, ऐसा नहीं है। वोवेल भी करने हैं, कॉन्सोनेंट भी करने हैं। आई बात समझ में, तो इंटू आएगा ना। देखो, ए आर टी आई सी एल ई, ये 3 तो हैं वोवेल और 4 है कॉन्सोनेंट। सवाल ये पूछा गया कि 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं और उन 4 लेटर वर्ड्स में 2 तो होने चाहिए वोवेल और 2 होने चाहिए कॉन्सोनेंट। तो हमने क्या किया, 3
वोवेल में से 2 वोवेल सेलेक्ट कर लिए और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। अब ये सिलेक्ट होके आ गए और शांत मत बैठियो बिल्कुल भी, एक दूसरे कान में बोलते रहो, जो कुछ पूछना मुझसे पूछ लो। तो 3C2 तरीके से क्या किया, वोवेल सेलेक्ट किए और 4 कॉन्सोनेंट में से 4C2 तरीके से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए। अब आपके पास टोटल सेलेक्ट हो गए हैं 4 लेटर्स। उन 4 लेटर्स को आपको बनाने हैं वर्ड्स, मतलब अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, तो इंटू 4 फैक्टर करना ही पड़ेगा ना। ये अरेंजमेंट हुआ ना उनका, जो 4 सेलेक्ट होके अलग आ गए आपके पास। एक और लिखो, ऐसे ही लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, find the number of arrangements of the letters of the word find the number of arrangements of the letters of the word Tuesday। ट्यूजडे है ना आज, हाँ ट्यूजडे ले लो। find the number of arrangements of the letters of the word Tuesday। स्पेलिंग तो नहीं बोलनी, ठीक है। if अब इसमें 3 सवाल हैं। पहला, वोवेल्स आर सेपरेटेड, वोवेल्स आर सेपरेटेड। सेकंड, नॉट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, नॉट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। थर्ड, vowels and consonants are alternate, vowels and consonants are alternate। ठीक है, सबको लेना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। जब ये बोल दिया कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर द लेटर्स ऑफ द वर्ड, तो मतलब अगर कुछ नहीं बोला सबको लेना है, इसका मतलब ये है। तो ट्यूजडे, TUESDAY। तो टोटल जो है भाई 4 कॉन्सोनेंट है इसमें और 3 वोवेल है। तो पहला सवाल क्या है, हाँ तो ट्राई करो। पहला सवाल था वोवेल्स आर सेपरेटेड, वोवेल्स आर सेपरेटेड, वोवेल्स सेपरेटेड है, इसका मतलब कोई भी 2 वोवेल साथ में नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब ऐसा हुआ है तो पहले दूसरे बंदों को बिठाओ, इनको जो साथ में नहीं बैठना चाहते उनको बोलो साइड में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इनको कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हमने इनको बिठा दिया, किनको, कॉन्सोनेंट्स को, बैठ गए। अब इनके बीच में गैप देखो कितने हैं, 5 रहेंगे हमेशा। 5, इन 5 गैप्स में बैठने वाले बंदे कितने हैं, 3। तो पहले आप 5 गैप में से, क्योंकि 3 लोग बिठाने हैं, तो 5 जगह में से, 5 प्लेसेस में से 3 प्लेस सेलेक्ट करो इनके लिए। तो 5C3 तरीके से आपने वो प्लेस सेलेक्ट किए और उन 3 प्लेसेस में उन तीनों बंदों को बिठा दिया। आई बात समझ में? या आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते थे, आपने पहले 4 फैक्टोरियल तरीके से कॉन्सोनेंट्स को बिठाया, 5 प्लेसेस बने, 4 लोगों को अरेंज करना है, सीधा सीधा 5P4 भी लिख सकते थे। ये अरेंजमेंट ही तो करना थे अभी। या 3 थे क्या, हाँ सॉरी 5P3, 3 ही बंदे बैठाने थे, 5 जगह में 3 अरेंज करने हैं। या आपने 4 फैक्टोरियल तरीके से कॉन्सोनेंट्स को बिठाया, अब आपके पास 3 बंदे हैं जो बैठेंगे, लेकिन जगह खाली पड़ी है 5। तो पहले बंदे के पास कितनी चॉइस, दूसरे के पास, फिर ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रिफरेबल जो मेथड है वो ये है, आपको NCR पे कमांड करना है। जब आपको NCR पे कमांड आ जाएगा तो जितने सेलेक्ट हुए, अगर उन क्वेश्चन में ज़रूरत है कि उसका अरेंज भी करना है तो उतने का ही अरेंजमेंट करना है खाली। इसलिए मैं बार बार इसी मेथड पे जोर दे रहा हूँ, आपको NCR पे ही फोकस करना है।
ठीक है, परसों आप लोगों का एक क्लास टेस्ट होगा, ठीक है, एनसीईआरटी से सब्जेक्टिव परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप टू मिसलेनियस, और 50 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स उसमें पासिंग है, 40 नंबर मिनिमम चाहिए। परसों है, 2 दिन काफ़ी है, उम्मीद है डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है उसका, ठीक है। मिसलेनियस कर लो, आज करोगे तो भी हो जाएगी, 2 दिन दे दिया आपको, थर्सडे को होगा, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। ओके, ये हो गया आपका पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था नॉट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं है, मतलब लेकिन कुछ हो सकते हैं। ऑल, नॉट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, इसका मतलब केवल ये बोला कि चारों एक साथ नहीं है, लेकिन 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक तो खैर बेचारा क्या ही साथ में होता है, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन 2 या 3 साथ में हो सकते हैं, एक तो अपने साथ ही रहता है खाली। तो अब इसको क्या करेंगे, टोटल, जब भी ये बोले कि नो, मतलब टोटल माइनस ऑल, टोटल माइनस ऑल टुगेदर, टोटल माइनस ऑल टुगेदर। अब टोटल से मतलब क्या है, जितने बंदे हैं इनको बिना दिमाग लगाए बस अरेंज कर दो, कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल, ये हो गए 7 फैक्टोरियल, माइनस ऑल टुगेदर, कौन कौन टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स, तो ये डब्बे में डाल रखी, चलो पहले से ही बढ़िया। अब ये एक डब्बा और ये 3 अलग अलग बंदे, टोटल हो गए 4, तो उनके जो अरेंजमेंट होंगे वो 4 फैक्टोरियल होगा, और इनका अंदर साथ में रहते हुए भी इंटरनल अरेंजमेंट तो 4 फैक्टोरियल होगा, तो इनटू 4 फैक्टोरियल। मतलब हमने क्या किया, टोटल में से वो तरीके सब्ट्रैक्ट कर दिए जब सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ रहते हैं, सारे एक साथ रहते हैं। तो अब आपके पास वो केसेस भी आ गए जब वो बिल्कुल अलग अलग हों, वो भी आ गए जब 2 साथ में हो, वो भी आ गए जब 3 साथ में हो, बस वो घटाए आपने जब चारों साथ में थे, क्योंकि सवाल में यही पूछा था कि वो कितने तरह के होंगे व्हेन नॉट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। क्लियर होगी बात? थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट, 1 कैसे होगा, तो ऑर्डर एक बनाना, लेकिन वो बंदे तो अरेंज होते हैं ना अंदर, हैं? यस, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो भाई ये 4 है, ये 4 है, तो थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन में इन 4 को आपने 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल तरीके से बिठा दिया कि नहीं, बैठ गए। अब अल्टरनेट होने चाहिए, तो अल्टरनेट होने के लिए चॉइस ही यही है कि यहां, यहां और यहीं बिठाया जाएगा इन तीनों को। अभी आजू बाजू नहीं बिठा सकते, नहीं तो अल्टरनेट नहीं आएंगे। अगर इनमें से एक भी प्लेस खाली हो गया तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ये प्लेस खाली हुआ तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ये प्लेस खाली हुआ तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। इसलिए बिठाने के तरीके ही ये 3 है, और इन 3 प्लेस पे बैठने वाले बंदे भी 3 हैं, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी तो किया था डिस्कस ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, ऐसा ही एक सवाल। बोलो कोई भी कंफ्यूजन है क्या? ओके एकदम। एक और सवाल लिख लो, फिर कल से हम लोग जो है इस चैप्टर के दूसरे सेगमेंट में एंटर लेने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए थी। कल से वो ऑब्जेक्ट भी आएंगे जिसमें लेटर्स का या डिजिट्स का रिपीटिशन होगा, फिर हम वापस से यही सारा प्रोसेस करेंगे जो अभी तक किया। कैसे कि भाई जैसे हमने शुरुआत में अरेंज करना सीखा एफपीएम टाइप का, तो एफपीएम कैसे अप्लाई होगी व्हेन द लेटर्स और डिजिट्स आर रिपीटेड, फिर उनकी रैंक्स कैसे निकलती हैं, है कि नहीं, किस तरीके से कुछ को लेके सबको लेके अरेंजमेंट होंगे, सिलेक्शन होंगे, वो देखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेगमेंट आएगा जब सब अलाइक होंगे, ये होने के बाद फिर परमुटेशन का एक अलग दौर चलेगा। मतलब ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। अगर चीजें लिंक रही तो ये चैप्टर से आसान चैप्टर कोई भी नहीं। याद करके देख लो, आज 8वां लेक्चर है, आज तक टोटल कितने फॉर्मूले आए हैं? 2।
एक एनपीआर और एक एनसीआर प्रॉपर्टीज, लेकिन वर्डिंग प्रॉब्लम्स में कितनी लग रही हैं ये तो बताओ। चलो प्रॉपर्टीज आई हैं, तो जो प्रॉपर्टीज आई है वो एनपीआर वाली प्रॉपर्टी एनपीआर उस दिन ही क्वेश्चन किए उसके ऊपर, एनसीआर वाले कल किए, लेकिन वो कहीं लग रही क्या वर्डिंग प्रॉब्लम में? वर्डिंग्स में तो आपको बस केवल इतना ध्यान देना है कि कहाँ सेलेक्ट करके अरेंज करना है और कहाँ केवल सेलेक्ट करना है, उसी पे चल रहा है सारा काम। ओके चलिए लिखिए एक सवाल। इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 5 boys and 3 girls can stand in a row? In how many ways 5 boys and 3 girls can stand in a row, can stand in a row if? अब इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, all 3 girls are not together, all 3 girls are not together. Second question, no 2 girls are together, no 2 girls are together. अब इस सवाल में और इसमें जो अभी किया हमने, जो अभी बोला, दोनों लगभग सेम ही हैं। अगर क्वेश्चन को ध्यान समझो तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब करो। ये कौन से कहोगे भाई? टोटल 8 हो रहे क्या? हाँ 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल एकदम सही आंसर है। टोटल में से वो केसेस घटाने हैं आपको जब वो ऑल द 3 गर्ल्स आर टुगेदर। अरे 3 तो गर्ल्स उनको साथ में रख दिया तो एक ऑब्जेक्ट बना वो, और 5 बॉयज तो टोटल 6 हो गए, तो 6 फैक्टोरियल तो उसकी वजह से हुआ, और गर्ल्स का इंटरनल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल हुआ। गौरव क्लियर है? ओके सेकंड का आंसर बता गौरव। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब कोई भी 2 लड़के साथ में नहीं है, मतलब ऑल द गर्ल्स आर सेपरेटेड। कितने सवाल कर लिए हमने लगभग एक जैसे से, लेकिन मैं बार बार हर दूसरे सवाल ऐसे क्यों दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो पहले क्या करेंगे, बॉयज को बिठाओ, तो बॉयज बैठेंगे कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से, और कितने प्लेस बने वहाँ 6, बिठाने कितने बंदों को है, 3 को, 3 ही है ना गर्ल्स, तो 6C3 तरीके से वो 3 प्लेस सेलेक्ट करें उनके लिए, और उन 3 प्लेसेस में उनको बिठा दिया 3 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक आ गया समझ में? ओके एक और लिखो। इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 4 boys and 4 girls, 4 boys and 4 girls can stand in a row alternately, can stand in a row alternately. टू क्यों? तो वो 4 बॉय तो 4 फैक्टोरियल से बैठेंगे ना। यस फाइव पी 4 नहीं आएगा। यस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2, यस यही करेक्ट है। देखो सुनो सुनो सुनो, मैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं क्लियर करता हूँ कि जो आप लोग सोच रहे हो कि 5P4 ले लेना चाहिए, उसमें एक बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो कि आपने ये बॉयज को बिठा दिया B1 B2 B3 B4, और ये 4 फैक्टोरियल तरीके से आपने यहाँ बिठा दिए, राइट। अब आप लोग क्या बोल रहे हो कि 1 2 3
4, 5, इन 5 प्लेस में से आप 4 प्लेस चूज कर लो गर्ल्स के लिए, ऐसे ही बोल रहे हो ना? चलो भाई चूज कर लेते हैं 5C4 तरीके से, और उसमें 4 फैक्टोरियल कर दिया गर्ल्स को बिठाने का तरीका, ऐसे ही है ना? इनिशियली सबको ये सही ही लगता है, लेकिन देखो आप क्या बोलो, 5 में से आपने 4 प्लेस चूज किए, मान लो कि ये 4 प्लेस चूज किए आपने, तो ये दोनों बॉयज साथ में आ गए कि नहीं? जबकि क्वेश्चन तो ये था कि बॉय एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। आई बात समझ में? मान लो कि आपने ये 4 प्लेस चूज किए, तो यहाँ B3 B4 साथ में आ जाएंगे, तो इसका मतलब 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल करना या डायरेक्ट 5P4 करना तो यहाँ पर गलत है। क्लियर है बात? तो इसलिए ये तो यहाँ पर नहीं लगेगा, ये तो रॉन्ग हो गया। अब सही क्या है? सही ये है कि आप पहले बॉयज को बिठा लो और स्टार्टिंग से मानो कि पहले बॉय से शुरुआत हुई है उस रो की, तो आपके पास ये 1 2 3 4 बस यही 4 प्लेस हैं, तो 4 फैक्टर से बॉयज को बिठाया, कोरस्पॉन्डिंगली 4 फैक्टर से गर्ल्स को बिठाया, या आप स्टार्टिंग गर्ल से कर लो और फिर से आपके पास 1 2 3 4 यही 4 प्लेस हैं, तो जब आपने स्टार्टिंग गर्ल से किए तो 4 फैक्टोरियल और बॉयज को बिठाया फिर 4 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अभी इसमें किसी के मन में कुछ सवाल हो तो पूछो, पूछ लो महेश बाबू। अच्छा ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है, तो फिर आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। खूब मन लगा के अपने टेक्स्ट बुक सोल्व करो। आप लोगों का जो होमवर्क है कल का, DPP 1 एंड 2 सब लोग नोटबुक लेके आएंगे, वो जिसमें अटेम्प्ट किए हैं, और जिसकी नोटबुक घर पे रह जाए वो नोटबुक के साथ घर पे ही रह जाना, ठीक है ना? क्या है, वापस जाने में ठंड लगेगी, इसलिए या तो नोटबुक